ओके, सो टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो टेक्निकली हमारे अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो ओके, तो टेक्निकली हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट ना सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। अब अगर हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो टेक्निकली यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे इसमें हमने सॉल्यूशन ए मान लिया, सॉल्यूशन बी मान लिया और सॉल्यूशन सी मान लिया। ठीक है, ए में हमने मान लिया कि हमारे पास 100 ग्राम शुगर है और 1 लीटर ऑफ वाटर है। बी में हमने मान लिया कि हमारे पास 200 ग्राम शुगर है और 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो जब हम ए और बी को कंपेयर करेंगे तो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए से ज्यादा है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो हमारा सोल्यूट का अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी हमारा कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। और बी के रिस्पेक्ट में ए हमारा कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ सपोज हमारे थर्ड सोल्यूशन में 500 ग्राम ऑफ शुगर है और 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब जब हम कंपेयर करेंगे बी को सी से, तो अब बी जो है सी के रिस्पेक्ट में कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। और सी जो है बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज करने से सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टेक्निकली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम अगर दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव ऑफ दीज टू सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बोल दे रहे हैं। बट अगर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन है तो हमको कंपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट का जो भी मास हमारे प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, अगर इस 100 को हटा दिया तो हमारा क्या होता है, मास फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 मास बाय मास परसेंट। और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 से कर दिया तो 10% इज द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट is equals to mass of solution। मास ऑफ सोल्यूशन, और किसी भी सोल्यूशन फॉर्मेशन में मास का कंजर्वेशन होता है, सेम एज वॉल्यूम का भी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो टेक्निकली मास और वॉल्यूम दोनों का कंजर्वेशन होता है जब हमारा सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन में हमारा टेक्निकली सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के मास होंगे। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट की जो भी वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड करेंगे सोल्यूशन के वॉल्यूम से, और हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है किसमें, ग्राम में। यूनिट का हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूनिट जिसमें भी दी गई हमको उसी में रखना है, डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, और अगर हमारा मास और वॉल्यूम को इंटरचेंज करना है तो हम यूज करेंगे टर्म डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। या डेंसिटी को हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू एम बाय वी। ओके, तो हम मास और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर रखते हैं सोल्यूट का अमाउंट किसमें, ग्राम में, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें रखते हैं, लीटर में रखते हैं। तो स्ट्रेंथ और
परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में डिफरेंट यही होता है कि यहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में है और यहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, लीटर में। ठीक है, और अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में रखना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³ भी होता है, और 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ भी होता है, या 1 ml इज इक्वल टू 1 cc भी होता है। ठीक है, तो आपको इंटरचेंज कर देना है अगर जरूरत पड़े। अब अगला जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो सोल्यूट होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बहुत ट्रैक क्वांटिटी में होता है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, मास ऑफ सोल्यूशन किसमें, ग्राम में, एंड 10⁶। ओके, तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन आता है। जैसे कि हम अपना एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन उससे मेजर कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर भी हम पार्ट्स पर मिलियन से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगला टर्म जो आता है हमारा वो होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको हम निकालते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और मोल्स निकालने के तरीके हमको पता है, तो मोल्स को कैसे निकाल सकते हैं, गिवन वेट बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके बाद अगर हम बात करें मोल्स की, मोलैरिटी की, तो अगर वॉल्यूम हमारे जो वॉल्यूम है वो अगर ml में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 ml। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और इन द टर्म ऑफ डेंसिटी हमारा जो मोलैरिटी होता है वो मल्टीप्लाई होता है x इंटू डी इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, x हमारा मास बाय मास परसेंटेज है या वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, d क्या है, डेंसिटी है, mb क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो आता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं और सोल्यूशन जो है उसमें हम सोल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रख रहे हैं और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो टेक्निकली कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बट v2 इज पूरा वॉल्यूम क्योंकि हम सेम सोल्यूशन में वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब इसमें हम बात करें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की, तो इसमें थोड़ी सी चीजें हमको देखनी है। जैसे अगर हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, तो हम एसिड में एसिड मिक्स कर सकते हैं, एसिड में बेस मिक्स कर सकते हैं, और बेस में बेस मिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम सेम टाइप की चीजें मिक्स करते हैं तो टेक्निकली उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जब हम अपोजिट टाइप की चीजें मिक्स करते हैं तो वो कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकली कम होगा। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर हम एसिड में एसिड मिक्स कर रहे हैं तो N1 M1V1 प्लस N2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पर N1 और N2 क्या है, इसको हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एसिड में जितने भी H प्लस होते हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, और बेस में जितने OH माइनस होते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हम एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो N1 M1V1 माइनस N2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पर M1 V1 और N1 किसके लिए है, एसिड के लिए है, और N2 M2 V2 किसके लिए है, आपका बेस के लिए है। तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा तो टोटल ओवरऑल सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, और अगर आंसर हमारा निगेटिव में आएगा तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में हम ध्यान में रखेंगे कि हम मिक्स क्या कर रहे हैं, एसिड में एसिड मिक्स कर रहे हैं या एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला टर्म मोलैलिटी।
मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सॉल्वेंट का मास किस में रखना है, हमको केजी में रखना है, और ये हमारा जो है फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसके बाद अगला टर्म आता है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर हमारा क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। तो ये एसिड के लिए क्या होता है, नंबर्स ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड। बेस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड इन वाटर। और सॉल्ट के लिए क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ए और बी और सी। ए का वेट W1 है, बी का वेट WB है और सी का वेट W3 है। ए का मोलिकुलर मास M1 है, M2 है, M3 है, और ए के नंबर्स ऑफ मोल्स N1 N2 और N3 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब कंपोनेंट निकालना, बेसिकली पोर्शन निकालना है। तो ए के कितने मोल्स होंगे, मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, सी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और क्योंकि ये ओवरऑल एक ही सोल्यूशन में है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एंड सी इज इक्वल्स टू 1। अगर हम कुछ रिलेशनशिप की बात करें, तो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप ये होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 1000 1 माइनस जीटा बी इंटू एम बी। एम ए यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मोलैलिटी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन ये होता है 1/m इज इक्वल्स टू रो यहाँ पर डेंसिटी है बाय m। m इज द मोलिकुलर, m इज द मोलैरिटी माइनस mg मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, बेसिकली ये ma है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला आता है इसमें, हाँ, तो हमारा अगला रिलेशन क्या था, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। और यहाँ पर ये Ma है, Ma इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये Mb है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, इसके बाद हमारा मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डी इज डेंसिटी, जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, Ma इज मोलिकुलर मास ऑफ ए, जीटा बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड Mb इज मोलिकुलर मास ऑफ बी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n, n इज द वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। और नॉर्मेलिटी को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर हमको स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है। नॉर्मेलिटी का रिलेशन होता है x के साथ, x इज मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय d इंटू 10। अगर कुछ क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर इन वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 20% केन शुगर। ठीक है, तो मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास परसेंटेज कितना है 25, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 250, मास ऑफ केन शुगर निकालना है। तो हमारा मास ऑफ केन शुगर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 62.5 ग्राम आ जाएगा। और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पर हमारा 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा इज NaOH, तो NaOH का मोलिकुलर मास 40 होता है, तो मोल्स हो जाएंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास 0.1। और कितने ml सोल्यूशन में डिवाइड है, 200 ml सोल्यूशन में डिवाइड है। 200 को कन्वर्ट कर देंगे हम किसमें, लीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा
0.2, 1/2, 0.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम सोल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो, द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज 13%। डेंसिटी कितनी है? 13% है। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 13% बाय मास सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.09 ग्राम पर ml है। मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने को पहले डेंसिटी को हम डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम, तो 100 डिवाइडेड बाय डी इज लाइक, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा सोल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का 100/1.0.9 है, और सोल्यूशन को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको इतना सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ml में था। नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। 13% का मतलब 13 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 13 ग्राम डिवाइडेड बाय 98, तो हमारे मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कितना वाटर है, 100 ml वाटर है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है तो सेम ही होगा आपका मास, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो आपको 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर विच इज 18, तो आपको 55.5 आ जाएगा। सोल्यूशन का हमने कितना कंसीडर किया था? 1 लीटर, तो मोल्स हो गया 55.5, और वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी जो होती है 55.5 होती है।